हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम लोग करने जा रहे हैं शुरू न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आगे कई लेक्चर्स तक हम इसी को यूज करते रहेंगे। शुरू करें। न्यूटन सेकंड लॉ समझने से पहले आपको समझना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, विच इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या है बच्चों? मोमेंटम को सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बताएं तो मोमेंटम है एक बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। जैसे यहां पर एक बॉडी जा रही है और उसका मास है m और वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका मोमेंटम जो कि है एक वेक्टर क्वांटिटी और जिसका सिंबल हम लेंगे स्मॉल p, उसका जो मोमेंटम होगा p वो होगा m इंटू v। सिंपल शब्दों में जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है हमारी, अब काफी सारा मैथमेटिक्स यहां पे आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है हमारी उनको हम डब्बे में डालते चलें। ठीक, P इक्वल टू mv। मोमेंटम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप इसको ऐसा डिफाइन कराओगे स्कूल में तो काफी ज्यादा टीचर्स मार्क्स भी दे देंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन आपको खुद तो पता होना चाहिए ना कि मोमेंटम का मतलब क्या है, फील तो आनी चाहिए। मतलब ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन क्यों इंट्रोड्यूस किया? कुछ तो जरूरत पड़ी होगी। बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता होगा ना, तो उसकी हम बात करेंगे। थोड़ी सी बातें हम यहां पे कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोमेंटम के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि एसआई यूनिट, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको आगे बढ़ने से पहले। एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होगी? मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल लॉजिक है। स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है? स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी इंटू वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, प्लस वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पता होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ V। भाई एंटायरली जो मोमेंटम है, आप खुद सोचो, वेक्टर फॉर्म में सोचो। आपको ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, आप उसे मास मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो चेंज होगा, डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी ना। तो मोमेंटम की हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मिस मत कर देना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है और क्या बता सकते हैं आपको मोमेंटम के बारे में? सीजीएस यूनिट जो है इसकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। मोमेंटम हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, जहां से हमको बहुत इंपॉर्टेंट कहानी समझ में आएगी मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक तो ये बात हो ही गई। सेकंड इज मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। यहां पे ये बात समझने वाली, कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, एक बात यहां पे क्लियर कर दें, इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं बट एक बार यहां पे क्लियर कर दें कि इस मोमेंटम से फिलहाल हमारा मतलब है लीनियर मोमेंटम। क्या मतलब है भाई इस बात का? लीनियर मोमेंटम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? लीनियर मोमेंटम इसको इसलिए बोल रहे हैं, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। क्या यहां पर बॉडीज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगी? नहीं, अपनी डायरेक्शन भी बदलेंगी। लेकिन जब बॉडी घूमती है ना अपने एक्सिस पे, रोटेशनल मोशन वो नहीं आने वाला। यहां पे बॉडी सीधा जाएगी, ऐसे घूमेगी। भाई अगर मैं सर्कल भी बोलूं तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें बॉडी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो रहेगी तो स्ट्रेट लाइन में। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस को मिला के सर्कल बन गया। रोटेशनल मोशन नहीं आता है जब तक, तब तक मोमेंटम से हमारा मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। जब बॉडी रोटेट करने लगती है तो आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो फिलहाल ये सारा लीनियर मोमेंटम का ही खेल है और लीनियर मोमेंटम का ही फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब आते हैं इस वाली डेफिनेशन पे कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी।
इस बात का क्या मतलब है, बॉडी का जो मोशन होता है ना वो बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे, आप सोचो कि एक कार है, ठीक है, मान लेते हैं, जैसे इमेजिन करो, मान लेते हैं दो कारें हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास सेम है, मतलब आइडेंटिकल है तो बिल्कुल सब कुछ सेम हो गया ना, तो मास भी सेम है, और एक जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और एक जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। कौन सी ज्यादा डेंजरस? 90 किलोमीटर पर आवर वाली। फील लो, 90 किलोमीटर पर आवर वाली, उसको उसके बारे में इमेजिन करके लग रहा बड़ी तेजी से कुछ चीज आ रही, हालांकि मास तो दोनों का सेम है, लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसमें मोशन ज्यादा है ना, तो मोशन वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही। लेकिन अब आप एक सोचो कि एक ट्रक आ रहा है बड़ा सा हैवी सा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कार आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इमेजिन करो किसमें ज्यादा, कौन सा ज्यादा डेंजरस लग रहा है, कौन सा ज्यादा जब टकराएगा तो ज्यादा तबाही मचाएगा? ट्रक। हालांकि अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, कार की और ट्रक की वेलोसिटी सेम है, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होती हैं उसमें मोशन ज्यादा होता है, और ऐसी मोशन वाली चीज जब टकराएगी किसी से तो वो अपना सारा मोशन उसको ट्रांसफर करेगी। और ये फोर्स से रिलेटेड एक कहानी है, मोमेंटम से जुड़ी हुई, सेकंड लॉ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, है ना। आप सोचो एक छोटी सी बुलेट इतनी तबाही मचा देती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उतनी ही तबाही बहुत धीरे चलता हुआ ट्रक भी मचा सकता है क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो बॉडी का जो बॉडी के अंदर जो मोशन है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास ज्यादा होगा मोशन ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी मोशन ज्यादा। तो P that product is called momentum. So P equal to m into v, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m into v हो गया। समझ में आई बात? फोर्स से इसका बहुत जबरदस्त रिलेशन है, एक सेकंड लॉ में वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। सो अभी कुछ ग्राफ्स की बात कर लें, सिंपल से ग्राफ्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे P होता है m इंटू वी, है ना, P होता है m इंटू वी। अगर बॉडी के मोमेंटम का ग्राफ प्लॉट किया जाए, बॉडी के मोमेंटम का ग्राफ प्लॉट किया जाए वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी का मोमेंटम बढ़ेगा, है ना। और अगर मास के साथ प्लॉट किया जाए कि मान लो बहुत सारी बॉडीज हमने ले ली सेम वेलोसिटी की, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम वैसे वैसे ज्यादा होता जाएगा। कार और ट्रक दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास ट्रक का ज्यादा, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है सेकंड लॉ को समझने के लिए। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसको समझना। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों इसको जरूरी है? क्योंकि सारे आगे के न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि आगे आने वाले काफी सारे चैप्टर्स के, जब तक मैकेनिक्स आपका चल रहा है, अब आपको यही कॉन्सेप्ट्स और यही ट्रिक्स और यही टेक्निक्स लगानी है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको। शुरू करें। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इट स्टेट्स दैट द फोर्स, बहुत लॉजिकल सी बात है, डेली ऑब्जर्वेशन में हमारे ये सब चलता रहता है। इट स्टेट्स दैट the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of its linear momentum। ठीक है, it states that the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of its linear momentum। क्या मतलब बना? अभी समझाता हूं, बिल्कुल फील आ जाएगी कि फोर्स जो है वो होता है बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो चेंज इन
मोमेंटम डिवाइडेड बाय उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए बॉडी ने जो टाइम लिया है वो। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसको जरा समझते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम P फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा इस फॉर्मूले की फील लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जब भी तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। अभी फर्स्ट लॉ में बताया ना तुमको पिछले लेक्चर में कि जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब वेलोसिटी क्या होती है भाई? आप बोलोगे कि फोर्स लगाने से सिर्फ वेलोसिटी चेंज थोड़ी होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई एक तरीके से, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो चाहे स्पीड चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो कि किसी बॉडी पे, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आप सोच के देखो आसपास की चीजों को, डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस को, कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हो उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाता है कम टाइम में। यही ये लॉ कह रहा है। फॉर एग्जांपल, एक फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल को मैं वैसे मरा आया, मैंने ऐसे हल्का सा किक मारी, तो फुटबॉल की एक सेकंड बाद अगर तुम मोमेंटम नोट करो या वेलोसिटी नोट करो, जब ऐसे हल्का सा मरियल वे में किक मारी, एक सेकंड बाद आप नोट करो कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ ज़्यादा नहीं होगी, मान लो 1 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स कम लगाई तो उसका एक सेकंड में जो मोमेंटम है वो कम चेंज हुआ। अब सोचो, एकदम मैं दूर से भाग के आया, मैंने ये बहुत तेज किक मारी, अब एक सेकंड बाद उस फुटबॉल की वेलोसिटी क्या होगी? क्या 1 मीटर पर सेकंड होगी? नहीं, 1 मीटर पर सेकंड से बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ा दी, ये सेम रखा तो ये बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे कम टाइम में उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे। उल्टा भी ट्रू है, अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, अगर जल्दी मोमेंटम चेंज होता है तो ज्यादा फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल, हम कार में जा रहे हैं, कार में धीरे धीरे ब्रेक क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे तो मोमेंटम चेंज करने में टाइम ज्यादा लेंगे, उतना ही मोमेंटम इतने से इतना लाने में टाइम ज्यादा लेंगे। डिनोमिनेटर बढ़ गया, फोर्स कम लगती है जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे होते हैं उन पे। अचानक ब्रेक मार दी तो काफी ज्यादा मोमेंटम, इतनी तेज आ रही थी कार, उसका मोमेंटम काफी ज्यादा था, एकदम से आपने कम कर दिया, टाइम बहुत कम लिया, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतना तेज झटका लगता है, सीट बेल्ट इसीलिए तो होती हैं, इतना तेज झटका लगता है कि आगे विंड स्क्रीन तोड़ के बंदा बाहर गिर जाएगा। तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम कम टाइम में ज्यादा चेंज कर पाएंगे, और अगर मोमेंटम जल्दी चेंज करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने 9th में पढ़े भी हैं कि जैसे क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो ऐसे हाथ पीछे लेके जाता है, क्योंकि बॉल एक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम से आ रही है। अगर वो हाथ ऐसे ही रखेगा, यहीं पे बॉल गिरी तो अचानक वो मोमेंटम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके हाथ में बॉल तो रेस्ट पे आ गई तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो अचानक वो मोमेंटम जीरो हो गया तो टी इतना कम रहेगा, मोमेंटम चेंज तो उतना ही है। बॉल कह रही है मैं सपोज 100 यूनिट के मोमेंटम से आ रही हूं, मुझे जीरो करना है तुमने, तो ये तो चेंज हो गया 100। अब ये टी है आप पे कि आप टी जितना ज्यादा रखते हो फोर्स उतना कम लगेगा आपके हाथ पे, तो आपने टाइम बढ़ाया। आपने बॉल को कहा एकदम से मत रुक, मैं धीरे धीरे रोकूंगा, टाइम बढ़ाया। एथलीट्स भी क्या करते हैं, जब रेस कंप्लीट करते हैं तो एकदम से नहीं रुकते, धीरे धीरे रुकते हैं। एकदम से रुकेंगे, टी इतना कम रहेगा, फोर्स इतनी लगेगी, बॉडी पे गिर जाएंगे। सो अब इसको जरा हम एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखो, एक तो इक्वेशन आपकी ये है, आप इसको इस फॉर्म में यूज करो, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और उसको चेंज करने के लिए टाइम लिया डेल्टा टी। या फिर आप इसको इस फॉर्म में यूज करो कि अगर बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, तो ये होगा dp बाय dt। तो ये आपके हर फॉर्म के यहां पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इनको याद रखो। ठीक, समझ आई बात? अच्छा, अब मान लेते हैं जैसे यहां पर एक बॉडी है, और वो बॉडी मान लो u वेलोसिटी से ऑलरेडी आ रही है चलती हुई, ठीक है, और फिर हमने उस बॉडी की वेलोसिटी
हमने एक उसको फोर्स लगाई, क्योंकि फोर्स नहीं लगाएंगे मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो हमने उसको फोर्स लगाई, बिकॉज फोर्स नहीं लगाएंगे तब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना। मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो यहां तक आते आते हमने इस पर धक्का मारा और उसकी वेलोसिटी u से हमने क्या कर दी, v कर दी, और कितने टाइम में करी, मान लो t टाइम में करी। तो फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम चेंज कितना है उसका, मोमेंटम चेंज कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम लगा t। अब यहां से अगर मैं m कॉमन ले लूं, यहां पे क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से सोचो, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो ये जो फेमस इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए, वो यहां से आई है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। समझ में आई बात। सो वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख लो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में काफी ज्यादा हमारे काम आने वाली है आगे। F इक्वल टू एम ए, फोर्स वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक। एक तो आप इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन से आपको क्या मतलब, आपको तो फाइनल रिजल्ट्स पता होने चाहिए ना, लेकिन फिर भी चीज़ों को और गहराई में समझने के लिए मैं बता दूं, एक आप इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। यहाँ F क्या है, F क्या है, dp बाई डी टी, है ना। इसको ऐसे भी ला सकते हो आप, F है dp बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ p, p क्या है, m इंटू वी, एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। m बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होता है, dv बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, da नहीं सॉरी, तो यहां से भी ये इक्वेशन आ गई। तो फील लेना है, फॉर्मूला याद रखना है, और फिर काफी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, वो मैं आपको अब कराने जा रहा हूं। यहां तक की सारी बात समझ में आ गई, तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, जिसमें ये फॉर्मूला भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करेंगे। सो शुरू करते हैं, ये दो क्वेश्चन उठाते हैं पहले, फिर और लेकर आएंगे बढ़िया बढ़िया। पहला क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 0.06 kg, सॉल्यूशन नंबर 1। अ बुलेट ऑफ मास 0.06 kg की एक बुलेट है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। यहां पर एक वुडन ब्लॉक है और ये बुलेट जा रही है कितनी स्पीड से, 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इस हैवी वुडन ब्लॉक में कितनी दूर जाके रुक गई, मान लो यहां पे जाके ये बुलेट रुक गई, ये डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट। सो बच्चों यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए पीछे हम काफी इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है सब में एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अब चीजों को कंबाइन करके देखो, वो फॉर्मूले भूल मत जाना, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। यहां पर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके पास और आ गया है, तो आपको ऐसा डेटा दिया हो सकता है जिससे आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना हो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद फोर्स निकालनी हो। देखो u क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड, और ये बुलेट यहां फंसने के बाद रुक गई, तो v क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, 60 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 60/100 मीटर। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये बुलेट यहां से आ रही हो 90, ये ब्लॉक से थोड़ी दूर है ना, यहां से मैंने बुलेट चलाई तो वो चलती 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 90 से तो चली, लेकिन जब ब्लॉक को उसने हिट किया तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज होकर थोड़ी सी कम रह गई होगी। वो यहां पे हमने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो भी कंसीडर करेंगे यहां पे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि फिर बुलेट किस वेलोसिटी से ब्लॉक में एंटर करी है। तो हमारे लिए तो वो वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड ही है जिस वेलोसिटी से बुलेट ब्लॉक में एंटर करी है, तो एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, ठीक। 90 मीटर पर सेकेंड से ये बुलेट एंटर करी तो ये आएगा 0.6 मीटर का डिस्टेंस, जिसके बाद ये रुक गई। एक्सेलरेशन निकाल लो थर्ड इक्वेशन से, v² - u² by 2s, 0 -
90 का स्क्वायर 8100 बाय 2 इंटू 0.6, तो ये मिल जाएगी आपको एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या निकालना है हमने, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स क्या होगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगी मतलब रिटार्डेशन आएगी क्योंकि बुलेट रुक रही है, तो फोर्स क्या होगी उस पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। बुलेट का मास ये दे रखा है, ठीक। तो फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको पूरा ना सॉल्व करें बिकॉज यहां पर भी वही फिगर है ना 0.06, तो ये कटेगा 0.06 बाय 100, ये डेसिमल गया, बाय 10 ये डेसिमल गया, तो 6 से 6 कटा, इससे ये कटा, 0 से 0 कटा, 810 बाय 2 माइनस 405 न्यूटन। माइनस में आएगा क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, बट रेजिस्टिव फोर्स जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है, रेजिस्टिव फोर्स जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है तो मतलब आंसर तो प्लस में होगा ना, 405 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, a block of 5 kg is resting on a frictionless plane. A block of 5 kg is resting on a frictionless plane. ये frictionless plane पे 5 kg का ब्लॉक एक रेस्ट कर रहा है। It is struck by a jet releasing water at 3 kg per second at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पे हमने क्या किया, पानी का जेट मारा लाके, और जो पानी का जेट इस पे मारा जा रहा है वो कितना है, 3 kg पर सेकेंड, 3 kg पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 किलो पानी इसको हिट कर रहा है आके, एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से हिट कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये चल देगा ना, ये रेस्ट पे थोड़ी रहेगा, ये चल देगा। तो बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, तो जब ये चल देगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। मास तो हमें इसका पता है 5 kg है, फोर्स इस पे कितनी लग रही है, तो आप निकालो ना, ये जो वाटर का जेट है ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, 3 kg पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखो 3 kg पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, ये जो प्रोडक्ट आया ये आया 12 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट हुई, एक्सेलरेशन की, सॉरी फोर्स की, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया ना, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स लग रही। ये कॉन्सेप्ट आपके आगे भी काम आएगा कि अगर किसी बॉडी को कोई दूसरी बॉडी हिट कर रही हो और आपको यह पता है कि दूसरी बॉडी पे इस बॉडी का कितना मास हिट करा है, कितनी वेलोसिटी से, 1 सेकंड में कितना मास हिट करा है, कितनी वेलोसिटी से, तो आप मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है। तो 12 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। फोर्स की यूनिट आपको पता तो है ही ना, न्यूटन होगी, क्योंकि इस लेक्चर में तो मैंने बताया नहीं है बट अभी बता दूंगा। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, एक्सेलरेशन हुई फोर्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक 5, दिस इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितनी एक्सेलरेशन से चल देगा, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो ऑप्शन सी। समझ में आई बात। नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स उठाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स F of this Newton acts on an object moving in xy plane. Find the magnitude of change in momentum of object from 0 to 2 seconds. अब यहां पे हमको एक फोर्स दे रखी है विच इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम उसमें दे रखा है, और हमको बोला है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो 0 से 2 सेकंड्स का। लैंग्वेज देख के पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का होगा। F इक्वल टू dp/dt होता है, तो मोमेंटम चेंज स्मॉल टाइम dt में कितना हुआ, F इंटू dt। तो हमें मोमेंटम चेंज कहां से निकालना है, 0 से 2 सेकंड्स में। तो टोटल मोमेंटम चेंज डेल्टा p कितना हुआ, 0 से 2 सेकंड्स, F लगा दो 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करो, 2 इंटू टी का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाई 3, इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, लिमिट 0 से 2, ये 2 से 2 कटा, ये 3 से 3 कटा। सो ये हमारा क्या बन गया, टी स्क्वायर i कैप प्लस टी क्यूब j कैप
0 से 2, अपर लिमिट डालो, लोअर तो 0 है तो उसको डालने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट डालो, 2 डालो, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 4i कैप, 4i कैप प्लस 8j कैप. So this is what? This is change in momentum. बट हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा पी वेक्टर, बट डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. दिस इज व्हाट? 16 प्लस 64, यहां पे लिख देते हैं, अंडर रूट 16 plus 64, which is root 80. So it is root 80 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक, हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 3.2 मीटर. ठीक है, एक बॉल जो है 50 ग्राम की 5 मीटर हाइट से गिरती है, 5 मीटर की हाइट से ये गिरी और वापस कहां गई? कितनी ऊपर तक गई वापस? 3.2 मीटर की हाइट तक ऊपर गई. आफ्टर कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.02 सेकेंड्स, सरफेस के साथ कितनी देर कांटेक्ट में रही? 0.02 सेकंड्स. फाइंड द एवरेज कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द बॉल. सरफेस ने बॉल पे कितनी फोर्स लगाई? फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. मान लो जब इसने ग्राउंड को हिट करा तो v1 वेलोसिटी से करा, लेकिन जब ये पलटी तो v2 वेलोसिटी से पलटी. भाई अगर सेम वेलोसिटी से पलटी तो दोबारा ऊपर तक 5 मीटर तक ही जाती ना, मतलब थोड़ा कम वेलोसिटी से वापस पलटी है, कुछ इसका इंपैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया होगा ग्राउंड ने, तो कुछ कम वेलोसिटी से वापस पलटी है, तभी तो कम हाइट तक गई है. तो मान लो v1 वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को हिट किया, बट v2 से ये रिबाउंड हुई. तो फोर्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. नीचे वाली डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव. तो ये वाला मोमेंटम जो इस तरफ होगा फाइनल वाला m इंटू v2, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, माइनस इनिशियल मोमेंटम जो नीचे की तरफ है वो हो गया नेगेटिव, माइनस ऑफ माइनस एम v2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट है, प्लस हो गया, ये m कॉमन आ गया, क्या बना? v2, दोनों को v2 लिख दिया मैंने, दिस इज v1, v2 प्लस v1 बाय डेल्टा टी. अब अगर एक बॉडी यहां से हम u0 लेकर रिलीज करते हैं तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी? अंडर रूट 2gh से. तो पहला वाला वेलोसिटी कितना हो गया? ये हो गई h1 हाइट ले लो 5 मीटर, तो v1 इज दिस, v2 इज व्हाट? v2 इज दिस. v2 के लिए क्या होगा? v2 के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल v2 है, इक्वल टू माइनस 2gh. इस बार g माइनस होगा, माइनस से माइनस कटेगा, v2 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2gh. ठीक, तो फोर्स कितनी होगी? m कितना है? 50 ग्राम. इसको चेंज करो किलोग्राम में, तो 50 बाय 1000 इंटू v2 अंडर रूट 2gh2, अंडर रूट 2gh2 प्लस अंडर रूट 2gh1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ये इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है. ऑब्वियसली वही आंसर होगा सर जो आंसर आएगा, इसमें बताने की क्या बात है. सो दिस इज 5/100, इसका भी एक 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 2, और ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 रूट 64 प्लस ये हो जाएगा 100 रूट 100. दोनों का हमको पता है 5/2 इंटू 8 प्लस 10 18, 45 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगेगी. ठीक, समझ में आई? आगे बढ़े. ओके.
सो बच्चों अब फोर्स जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें सेम डायरेक्शन में ही चल रहा था लगभग मामला, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, सपोज जैसे यहां पर एक बॉडी है ग्राउंड पे, और इस बॉडी पे सपोज ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे करके एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, ठीक है, यहां तक तो नहीं जाएगी, मान लो ऐसे लगाई फोर्स, ये ऐसे इस पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, कितने एंगल पे, मान लो 53 डिग्री के एंगल पे। अब बताओ इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। इस बॉडी का मास ले लो 2 kg, इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। अच्छा, तो आपका ये जो इक्वेशन है F = ma, आप इसको सेपरेट करो 2 डिफरेंट एक्सिस में। ये टेक्निक आपको बताई हुई है भाई, जब भी मोशन हमारा 2D में आ जाता है हम उसको स्प्लिट करके 2 1D मोशंस में स्टडी करते हैं। तो इसको आप स्प्लिट करके ऐसे स्टडी करो, एक तो आपका Fx हो जाएगा जो कि होगा m × ax, Fx मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक हो जाएगा आपका Fy, फोर्स इन y डायरेक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी की क्या होगी, ax i कैप प्लस ay j कैप। अब यहां पे देखो आप इस फोर्स के आप 2 कंपोनेंट्स करो, इस वाली फोर्स के यहां पर ये फोर्स लग रही है ऐसे ऐसे 10 न्यूटन, ऐसे करके ये कितने एंगल पे, 53 डिग्री के एंगल पे। सो ये एंगल भी कितना हुआ, 53 डिग्री। तो इस फोर्स का टेढ़ा बना दिया ना, एक ब्लॉक को नहीं बना रहा हूं मैं अभी, है ना, ये फोर्स ऐसे लग रही है ऐसे 10 न्यूटन, कितने एंगल पे, ये वाला एंगल 53 है, तो ये एंगल भी क्या हुआ 53। सो दिस इज 10 cos 53 डिग्री एंड दिस इज 10 sin 53 डिग्री। अब ये तो ग्राउंड है, ऐसा कभी नहीं इमेजिन करना किसी भी क्वेश्चन में कि ग्राउंड टूटेगा और बॉडी ग्राउंड को तोड़ के नीचे जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ग्राउंड नहीं टूटेगा। सो दिस फोर्स, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका कोई रोल नहीं है। आप कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है ना, बॉडी पे ऐसे भी फोर्स लगाओगे तो ऐसे टेढ़ी थोड़ी जाएगी, नीचे तो ग्राउंड है, जाएगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसकी फिलहाल हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही मतलब है। cos 53 होता है 3/5, मालूम है कि भूल गए, 6 न्यूटन का ये कंपोनेंट होगा इधर। ये ट्रायंगल होता है, इसमें ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ये वाला एंगल है 53 डिग्री। जब सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 37 के सामने वाली साइड छोटी 3, 53 के सामने वाली 4 और ये 5। जो सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, उसके बेस एंगल्स ये होते हैं। सो cos 53 मतलब ये बेस हो गया 3/5, तो ये फोर्स है 6 न्यूटन। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन ax क्या होगी, इसका मास है 2 kg, 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात आपको। तो इसके हमने और टाइप के क्वेश्चंस अभी करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हम लोग लेकर आएंगे जब पहले हम ये सीखेंगे कि कितनी फोर्सेस हैं मैकेनिक्स में, डिफरेंट टाइप की। पहले वो आपको सीखनी होंगी, आपको उन्हें लगाना सीखना होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, टेंशन कैसे लगती है, टेंशन तो सर बहुत ही लगती है टेंशन में तो सारा दिन घूमते रहते हो आप। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, टेंशन एक फोर्स होती है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और फ्रिक्शन किधर लगता है, वेट किधर लगता है, वो सारे रूल्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, फिर इसके और बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी ओवरव्यू है, आइडिया आपको लग जाएगा ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, ठीक। यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल N। F है ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 1 न्यूटन इज व्हाट, 1 न्यूटन इज 1 kg
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स को 1 न्यूटन बोलते हैं अगर वो 1 केजी की बॉडी है, 1 केजी मास की बॉडी है, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करे। Force is said to be 1 Newton when it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. CGS unit of force. CGS unit of force is dyne. 1 dyne is what? Dyne नहीं है. 1 dyne is what? 1 gram centimeter per second square. 1 dyne is what? 1 gram centimeter per second square. ठीक है। अच्छा, 1 dyne को कैसे डिफाइन करें? Force is said to be 1 dyne when it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन हमने डिराइव किया था, यहां से भी डिराइव कर सकते हो यार, केजी को ग्राम में पुट करो, मीटर को सेंटीमीटर में पुट करो। डायमेंशंस वाले चैप्टर में डिराइव किया था। 1 न्यूटन इज, याद रखिए, 10⁵ डाइन। ठीक। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिट नहीं, यूनिट ऑफ फोर्स होती है किलोग्राम वेट। किलोग्राम पूरा लिख दें, वेट, जिसका सिंबल होता है kgWT। 1 किलोग्राम वेट इज द फोर्स एक्टिंग बाय अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg मास की बॉडी का जो वेट होता है उसे 1 किलोग्राम वेट बोला जाता है, या 1 किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं इसको, याद रखना। इट इज, देखो ये होता है ना mg, तो m अगर आप ले लो 1 kg और g आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा 9.8 न्यूटन। सो 1 kg वेट या फिर 1 kg फोर्स किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन में अगर फोर्स kg वेट में दे रखी है तो 9 उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको ग्राम में चेंज कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करूं तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ग्राम वेट का क्या रिलेशन है? ये 3 0 यहां से काट दो और 100 बचेगा, यहां मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 ग्राम वेट इज 980 डाइन। 1 ग्राम वेट इज 980 डाइन। समझ में आई बात आपको? तो ये बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की एक वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको डाउनलोड कर लेना। नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज के साथ, जिसमें मैं आपको डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, उनकी डायरेक्शन और उनके नेचर के बारे में बताऊंगा। फिर आगे इसके और बड़े टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम लोग चलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।